नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जिस कहानी को लेकर आई हूँ वो लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी की रचना है और शीर्षक है सांप। नीलम जी एक अत्यंत सशक्त कथाकार हैं जिनका लेखन पाठक के मन को गहराई तक छूता है। उनकी कहानियों में जीवन की सच्चाइयाँ बहुत सहज और संवेदनशील ढंग से सामने आती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सांप सांप, मलय चिल्लाता हुआ उठकर बैठ गया और कांपने लगा। कहाँ है? प्रीति घबरा कर उठ बैठी। बिजली चली गई थी, नाइट लैंप नहीं जल रहा था। मामा माँ, मेरे गले से लिपटा है, मलय भयभीत स्वर में बोला। क्या? घबराहट में सिरहाने के नीचे रखी टॉर्च नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने टॉर्च जलाई। देखा, मलय अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था। क्या हुआ? शैलेश ने उन्नीदे स्वर में करवट बदलते हुए पूछा। उसकी हथेली अनजाने ही प्रीति की खुली पीठ पर लग गई तो वो भी चीख उठी। सांप! शैलेश हड़बड़ा कर बिस्तर पर बैठ गया। कहाँ है सांप? मेरी कमर पर से सरसराता हुआ निकल गया है। वो टॉर्च जलाकर पलंग के नीचे झांकने लगी। वो तो मेरी हथेली थी। ओ बाप रे, मैं तो डरी गई थी। कहते हुए उसने सहमे हुए मलय को अपने सीने से लगा लिया। शैलेश ने लाचारी से उन दोनों को देखते हुए कहा, जो होना है वो तो होकर रहेगा, क्यों डर डर कर अपना खून जलाते हो? हम भी क्या करें, ये कमबख्त सांप का डर ऐसे मन में बैठ गया है कि हर समय ऐसा लगता है सांप शरीर पर ही रेंग रहा है। शैलेश जब भी घर में होता उसे भी यही महसूस होता रहता। दफ्तर में होता तो घर की चिंता में डूबा रहता। फ़ोन की सुविधा तो थी नहीं जो बार बार फ़ोन करके प्रीति की खैरियत लेता रहे, लेकिन ऊपर से दृढ़ बनता हुआ बोलता। मैंने तो कितनी बार बोला है हम दोस्तों से सहायता लें। पापा जी, ऐसा नहीं करना, नहीं तो सांप मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। कहते कहते मलय जोर जोर से रोने लगा। दहशत ने पूरे घर को जकड़ रखा था। वे एक पल के लिए भी मलय को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। शैलेश दफ्तर जाते समय उसे अपने साथ स्कूल ले जाता था, फिर स्कूल बंद होते ही उसे पास के शिशु सदन में छोड़ देता। दफ्तर से लौटते समय उसे अपने साथ ही लेता हुआ आता। सुबह प्रीति घर में चौकन्नेपन से जल्दी जल्दी काम खत्म करती। कभी मम्मी के पास चली जाती तो कभी किसी सहेली के यहाँ। घर पर वो लगभग उसी समय पर आती जब वे दोनों लौटने वाले होते। वे बाहर का दरवाज़ा खोलकर बाहर से धप धप करते रहते। जब विश्वास हो जाता कि सांप दरवाजे के आसपास नहीं है तो पूरी सतर्कता से चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखते हुए अंदर घुसते। पलंग की सब चादरें, गद्दे, तकिए उठाकर झाड़ते कि कहीं सांप बिस्तर पर तो नहीं बैठा है। मलय को झाड़े हुए बिस्तर पर बैठा दिया जाता, वहीं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी जाती। उसकी मम्मी ने तो पूछा था, प्रीति आजकल तू परेशान सी रहती है, तू बुरा नहीं मानना, ये घर तेरा ही है, लेकिन आजकल तू बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, क्या कारण है? नहीं मम्मी, बस मूड की बात है, कोई ख़ास बात नहीं। तू ज़रूर कुछ छिपा रही है। मम्मी का शक फिर भी दूर नहीं हुआ था। प्रीति नजरें चुरा कर रह गई थी। उस लंबे तड़ंगे तांत्रिक की आकृति को याद कर काँप कर रह गई थी, जिसके काले भुजंग शरीर पर राख मली रहती थी। माथे पर काला त्रिशूल बना होता था। वो एक हाथ में पकड़े त्रिशूल को ऊंचा उठाकर अपनी लाल लाल आंखें निकालता हुआ बोला था, उज्जैन के महाकालेश्वर के सेनापति हैं काल भैरव, और काल भैरव का सेनापति हूँ मैं। फिर दूसरे हाथ में पकड़े सांप की तरफ इशारा करके कहा था, ये मेरा सेनापति है, मैं अपने सेनापति को तेरे घर में छोड़कर जा रहा हूँ। यदि तूने मेरे बारे में किसी से चर्चा की या ये घर छोड़कर कहीं गई तो मेरा सेनापति तेरे इस इकलौते बेटे को उसी समय डस लेगा। मेरी बात याद रखना। कहते हुए उसने कमरे में सांप फेंक दिया था। सांप जो उसके हाथ के गिरफ्त में बुरी तरह छटपटा रहा था, उसे मुक्ति मिल गई थी। वो तेजी से सरकता हुआ संदूक के पीछे चला गया था। तांत्रिक भी जय कालेश्वर, जय काल भैरव कहता हुआ चला गया था। शैलेश अपनी हॉकी लेकर सारे घर में सांप को तलाशता रहा। वो घबराई सी उसके पीछे पीछे घूमती रही थी। संभल कर रहिए, किसी को बुला लीजिए। मम्मी ऐसा मत करना, सांप मुझे काट खाएगा, मैं मर जाऊंगा। मलय चीख चीख कर रोने लगा था। शैलेश लाचारी से बोला था, मलय की बात बीच में नहीं होती तो मैं किसी को बुला ही लेता। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सीने में बाप का दिल भी है। प्रीति ने मलय को बहुत समझाया,
बेटे वो तो आँख का भ्रम था। उसने रबड़ का सांप फेंका और हम लोग डर गए। उसे लगा था वो अपने आप को भी बहला रही है, नहीं तो मटमैले रंग के सांप को संदूक के पीछे रेंगते हुए उसने भी देखा था। आप झूठ बोल रही हैं, वो सचमुच का सांप था। मलय इतना छोटा भी नहीं था कि असली व नकली सांप की पहचान भी न कर सके। ऐसा करते हैं, चलो मम्मी के घर चल कर रहते हैं, प्रीति ने सुझाया। घर छोड़ने पर भी तो बंदिश लगा गया है, तो क्या सांप के साथ इस घर में रहना होगा? उसके शरीर में एक झुरझुरी तैर गई थी। मजबूरी है, वो लाचारी से बोला था। अचानक कमरे का बल्ब जल उठा। उसने चौंक कर टॉर्च बुझा दी। मलय तो उसकी गर्दन में हाथ डाले वह अपनी टांग उसकी टांग पर रखे सो गया था। चेहरे के तनाव से लग रहा था कि ये किसी सोते हुए बेफिक्र बच्चे का चेहरा नहीं, बल्कि आतंक से घिरे हुए बच्चे का सहमा हुआ चेहरा है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। शैलेश तो दफ्तर के काम से थक जाता था, इसलिए वो तो तनाव रहते हुए भी सो जाता। वो लेटे लेटे उस मंदिर के बारे में सोचने लगी कि वो कितना रहस्यमय लग रहा था। उज्जैन में कई मंदिरों एवं राजा भर्तहरि की गुफाएं देखकर वे लौट रहे थे। उसने तभी ऑटो वाले से पूछा था, यहाँ कोई और स्थान देखने लायक है? पास ही काल भैरव का मंदिर है, जहाँ उन्हें शराब पिलाई जाती है। क्या वहाँ शराब चढ़ाई जाती है? उसने भी सुन तो रखा था कि कुछ देवियों के मंदिर में उनके भक्त शराब चढ़ाते हैं, लेकिन काल भैरव का नाम तो वो यहाँ आकर ही सुन रही थी। शराब भगवान को चढ़ाई नहीं, पिलाई जाती है, और वो पी लेते हैं। वो हंस पड़ी थी। आपको विश्वास नहीं है? चलिए अभी देख लीजिए। उसने क्रोधित तो ऑटो मोड़ लिया था। लोग शिव को बहुत मानते हैं, उतनी ही पूजा यहाँ काल भैरव की भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये उन तक फरियाद पहुँचाने वाले सेनापति हैं। यदि सेनापति को प्रसन्न कर लिया जाए तो शिव तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। और वो सेनापति शराब पीकर प्रसन्न होते हैं? उसे फिर हंसी आ गई थी। किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, शैलेश ने उसे टोका था। बड़े से फाटक व ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे उस बड़े से अहाते में पैर रखते ही वो समझ गई थी कि ये मंदिर शमशान घाट के बीच में बना हुआ है। किसी चबूतरे पर राख पड़ी हुई थी तो किसी पर आखिरी सुलगती हुई 2-3 लकड़ियां स्थूल शरीर को मात्र राख में परिवर्तित कर रही थीं। यह दृश्य उसने जीवन में पहली बार देखा था। तभी 2 लोग मंदिर में दारू की बोतल लिए आ गए। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए बोतल की शराब प्लेट में उड़ेली व काल भैरव की मूर्ति से लगा दी। देखते ही देखते आधी शराब ही प्लेट में बची रह गई। पुजारी उन लोगों के शंकित चेहरे देखकर बोला, अहिल्या रानी होलकर के समय से लोग इसकी खोजबीन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा सके कि ये शराब कहाँ जाती है। अगर हम लोग खोजबीन करना चाहें तो आपको पुरातत्व विभाग से अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। कहते हुए पुजारी ने प्लेट की बची शराब सब लोगों में प्रसाद की तरह वितरित कर दी थी। लेकिन कहाँ समय मिला था खोजबीन करने का। ये अजीब मंदिर व अजीब दृश्य उसके स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गए थे। उसके अहाते में घूमते शरीर पर भभूत लगाए 2-3 तांत्रिकों ने उस स्थान को और भी रहस्यमय बना दिया था। प्रीति को याद था कि चबूतरे पर पड़ी राख में से अस्थियों को बीनते परिवार को देखकर उसकी नसों में कैसी सनसनाहट सी हो रही थी कि तांत्रिक क्या यहीं पर शव के ऊपर बैठकर तंत्र साधना करते होंगे। घर लौटकर कुछ महीने बाद एक दिन उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखकर चौंक गई कि सारे शरीर पर भभूत लगाए एक लंबा चौड़ा तांत्रिक साधु खड़ा हुआ है। वो बोला, मैं सीधा उज्जैन से चला आ रहा हूँ। यदि पहले जैसी प्रीति होती तो एकदम से दरवाज़ा गुस्से से बंद कर देती। उसे साधु संतों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता था। बच्ची, तू इस समय महासंकट में घिरी हुई है, साधु ने गर्जना की। हाँ, मेरा बच्चा 3 महीने से बीमार है। उसके उतरे हुए चेहरे से न जाने कैसे निकल पड़ा। मैं तेरी विपदा जानकर ही आया हूँ। तो क्या आप काल भैरव के मंदिर से आए हैं? हाँ, वहीं से चला आ रहा हूँ। तू वहाँ माथा टेकने गई थी ना? काल भैरव तेरे परिवार पर बहुत प्रसन्न हैं। वो शिव के सेनापति हैं और मैं उनका सेनापति हूँ। उनका दूत बनकर ही तेरे पास आया हूँ। अंदर आइए महाराज। वो पता नहीं उसकी बातों से कैसे प्रभावित हो गई थी, या इकलौते बेटे की बीमारी ने उसे अंदर तक आक्रांत कर दिया था। सभी तरह के इलाज करवा चुकी थी, लेकिन बुखार था कि टूटने का नाम ही नहीं लेता था। रोटी का एक टुकड़ा खाते ही उल्टी हो जाती थी। वो सिर्फ दूध व फलों के थोड़े से रस पर ही जी रहा था। वो लगातार सूखता जा रहा था।
शैलेश व प्रीति उसकी चिंता में बेहाल हो चुके थे। उसकी निरंतर कमज़ोर होती जाती आवाज़ सुनकर उनका कलेजा मुंह को आने लगता था। वो तांत्रिक खड़ा ही रहा। काल भैरव के सेनापति कुर्सी पर नहीं बैठते, नीचे आसन दे। वो पता नहीं कैसे यंत्र चालित सी अंदर चली गई। एक छोटी सी दरी उसने बिछा दी थी नीचे। उसे शैलेश का भी भय नहीं लग रहा था कि उसने किसी साधु को अपने घर में बैठने ही क्यों दिया। अब तू अपने बीमार बच्चे को उठा कर ला, तांत्रिक आंखें बंद करता हुआ बोला। वो किसी तरह मलय को गोदी में उठा कर ले आई। वो अर्ध निद्रा में था, कमजोरी के कारण ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। इसे मेरे सामने लिटा दे। प्रीति ने फर्श पर ही मलय को लिटा दिया। वो तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने क्रोधित होकर अपनी लाल आंखें खोली। उसकी उन क्रोधित आंखों को देखकर प्रीति काँप गई। वह पछताने लगी कि सूने घर में उसने इस तांत्रिक को घर में बैठाने की बेवकूफ़ी क्यों की। लेकिन अब तो बेवकूफ़ी हो ही चुकी थी। तांत्रिक उस पर अपनी सुर्ख आंखें गड़ा कर बोला, तुझसे काल भैरव का अपमान हुआ है। मुझसे? मैं तो थोड़ी देर के लिए मंदिर में गई थी, मुझसे क्या अपमान हुआ होगा? नहीं, तू अच्छी तरह सोच। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। फिर से सोच, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। उसे ऑटो रिक्शा की अपनी हंसी याद आ गई, जो उसे काल भैरव की बातें सुनकर आ गई थी। तांत्रिक उसके चेहरे से समझ गया। याद आया ना? उस बात की सज़ा उन्होंने तेरे बेटे को दी है, लेकिन तूने उन्हें सिर झुकाया था, इसलिए मुझे तेरे बेटे को ठीक करने भेजा है। उसने अपनी झोली में से पेड़ की छाल निकाली व उसे थमा दी। इसे सुबह शाम घिसकर इसका 1 चम्मच रस बच्चे को दूध में पिलाना। मैं 15 दिन बाद फिर आऊँगा, तब तेरा ये बेटा दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा, कहकर वो चला गया। प्रीति असमंजस में छाल हाथ में लिए खड़ी रह गई थी। वो दवा मलय को दे या न दे, शैलेश को ये बात बताए या न बताए। मलय का शरीर इतना दुबला हो गया था कि वो निरीह लगने लगा था। जो होगा देखा जाएगा, सोचकर उसने फैसला किया कि वो छाल घिसकर उसे देगी ही। जंगल की जड़ी बूटियों की औषधि के बारे में उसने भी सुन रखा था। रोज़ सुबह शैलेश के दफ्तर जाने के बाद वो पत्थर पर छाल घिसती और थोड़े से दूध में मिलाकर मलय को दे देती। शाम को भी जब शैलेश दफ्तर से लौटकर अखबार पढ़ने बैठता, तभी वो चुपके से मलय को दवा पिला देती। देखते ही देखते मलय स्वस्थ होने लगा। 1 सप्ताह के अंदर ही पूरी तरह खाना खाने लगा। शैलेश ने कहा भी, पता नहीं कौन सी दवा जादू कर गई है। तब धीमे से मुस्कुराते हुए उसने पूरी बात बताई। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान ही होती है। साधु महात्माओं पर अविश्वास करने वाला शैलेश भी तांत्रिक के दर्शन करने के लिए उतावला हो उठा। इसलिए उसने 15वें दिन छुट्टी ले ली। ठीक 15वें दिन दोनों का दिल बहुत धड़क रहा था। दोपहर के समय बाहर से आवाज़ आई, जय महाकालेश्वर, जय काल भैरव। प्रीति ने उत्सुकता से द्वार खोला। फिर दोनों ने भाव विवल होकर तांत्रिक के पैर छुए तो मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे क्या प्रणाम करते हो? काल भैरव को प्रणाम करो। उसको बैठाकर प्रीति अंदर से फल व दूध ले आई। शैलेश ने उन पर 101 रुपये रखकर कहा, महाराज ये छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए। पागल, हमारा अपमान करता है? वो साधु क्रोध में कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। महाराज ये आपका अपमान नहीं, मान है। प्रीति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, आप बैठिए तो सही। प्रीति के गिड़गिड़ाहट से वो पसीज उठा और शांत होकर बैठ गया। तुम लोग मूर्ख हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। तांत्रिक बनने के लिए सबसे पहले यही माया मोह छोड़ना पड़ता है, उसी से तुम मुझे बांधने चले हो। तंत्र साधना कोई हंसी खेल नहीं है। माया मोह तो क्या, अपनी जान का मोह भी छोड़ अमावस्या की रात को शव पर बैठकर साधना करनी पड़ती है। मैंने इस विद्या की साधना दूसरों के दुख दर्द मिटाने के लिए की है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। मैं ये चीज़ें खाने नहीं आया, बस तुम दोनों के चेहरे पर संतोष व शांति देखकर मन तृप्त हो गया। वो तांत्रिक अपने सद्भाव का प्रभाव छोड़कर वहाँ से चला गया। अब तो कभी 15 दिन, कभी महीने या 2 महीने में जब भी तांत्रिक उधर से निकलता, उनके हालचाल पूछता चला जाता। मलय के सिर पर हाथ फेरता, तुझ पर काल भैरव की विशेष कृपा है, बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। उस परिवार को अपना संरक्षण देने पर भी एक बार भी उसने पानी तक नहीं पिया था। उन्हीं दिनों शैलेश को अपनी बहन की शादी तय होने की चिट्ठी मिली। पापा जी ने उसे पत्र में लिखा था, रीता की शादी तय हो गई है, उसके गहने बनवाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। शैलेश चिंता में घिर गया था।
जो भी रुपया जमा किया था वो तो मलय की बीमारी में खर्च हो गया था। सोने के भाव आसमान छू रहे थे। 1 तोला सोना खरीदने की बात भी वो सोच नहीं सकता था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जय काल भैरव। तांत्रिक इस इतवार को अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। बच्चा, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस घरेलू मामला था। कुछ धन की चिंता है? वो भेदती हुई दृष्टि से उसे देखते हुए बोला। जी, आपको कैसे पता लगा? वो चौंक कर खड़ा हो गया। तांत्रिक से इस जगत की बात कैसे छिप सकती है? तो आप ही इस समस्या से छुटकारा पाने का रास्ता बताइए। दफ्तर से ऋण ले लो। वो तो बड़ी बहन की शादी में ले चुका हूँ। जो पैसा जमा किया वो मलय की बीमारी में खर्च हो गया। तो कुछ तंत्र उपासना करनी पड़ेगी। खर्च कितना आएगा महाराज? माया की बात बीच में मत लाया कर। हर बार की तरह तांत्रिक की लाल आंखें जल उठीं। काल भैरव ने तेरी रक्षा का भार हमें सौंपा ना होता तो तेरे दर पर ऐसे नहीं आते रहते। अगर मंजूर है तो कल अमावस्या की रात तेरे ही घर में अनुष्ठान करेंगे। किसी से कुछ कहना नहीं। पूजा की सामग्री हम ही लाएंगे। दूसरे दिन अमावस्या की रात थी। तांत्रिक ने रात को 9 बजे उसके घर में पूजा की सामग्री नीचे सजा दी। फिर एक लाल कपड़ा चौकी के सामने रख कर उसके चारों ओर आटे का चौक बना दिया और काल भैरव की मूर्ति वहाँ रख दी। उसकी जलाई अगरबत्ती व धूप बत्ती की खुशबू सब ओर फैल चुकी थी। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो प्रीति से बोला, इस लाल कपड़े पर आधी कटोरी चावल, आधी कटोरी गेहूँ, 1 गांठ हल्दी रखकर अपने सारे जेवर उतार कर रख दे। प्रीति हिचकिचाने लगी। तांत्रिक दहाड़ा, तेरे मन में शंका हो तो पूजा बंद कर दूं? शैलेश के इशारे पर प्रीति ने मंगलसूत्र सहित सब चूड़ियाँ, 2 अंगूठियाँ और कान की बालियाँ उतार कर रख दी। तांत्रिक ने थोड़ी देर बाद आंखें खोलीं। मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि घर में कहीं और भी सोना है। जब तक सभी सोना इस कपड़े पर नहीं रख दिया जाएगा तब तक पूजा पूर्ण नहीं होगी। लेकिन यदि पूजा पूर्ण हो गई तो तेरी समस्या हल हो जाएगी। ये गहने 2 गुने हो जाएंगे। हवन के धुएं, अगरबत्ती की खुशबू व तांत्रिक के व्यक्तित्व के ज्वलंत प्रभाव ने प्रीति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर दी थी। वो मंत्र मुग्ध सी उठी और मम्मी का दिया 10 तोले का सोने का सेट भी अलमारी से निकाल लाई, जिसे वो एक विवाह में शामिल होने के लिए 1 दिन पहले ही बैंक से निकाल कर लाई थी। सेट लाल कपड़े पर रखते ही तांत्रिक ने उस कपड़े की पोटली बांध दी व आंखें बंद करके जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद वो पोटली झोली में रखता हुआ बोला, कल तुम्हें ये पोटली लौटा दूंगा। अब शमशान जाकर तंत्र साधना करनी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं? मेरे जेवर आपने वापस नहीं लौटाए तो? प्रीति हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। लड़की मुझ पर शंका करती है? आपका हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन ये जेवर आपको मैं नहीं ले जाने दूंगा। शैलेश तांत्रिक की झोली में हाथ डालने के लिए झपटा। तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन शैलेश ने अपना हाथ छुड़ाकर उसके थैले में से गहनों की पोटली निकाल ली और पत्नी की तरफ उसे उछालते हुए बोला, तुम इसे अंदर अलमारी में लॉक कर दो और कमरा अंदर से लॉक करके वहीं बैठ जाओ। तांत्रिक ने तुरंत ही उस झोली से सांप निकाल लिया। वहीं रुक जा, नहीं तो ये सांप तुझे डस लेगा। शैलेश सहम कर अपनी जगह खड़ा रह गया। तांत्रिक आग बबूला होता हुआ बोला, उज्जैन के महाकालेश्वर के सेनापति हैं काल भैरव। काल भैरव का सेनापति हूँ मैं और ये सांप मेरा सेनापति है। मैं अपना सेनापति तेरे घर छोड़कर जा रहा हूँ। यदि तूने मेरे बारे में किसी से चर्चा की या घर छोड़कर कहीं गई तो मेरा सेनापति तेरे इस इकलौते बेटे को उसी समय डस लेगा। मेरी बात सदा याद रखना। कहते हुए उसने अंदर से दूसरे कमरे में सांप फेंक दिया। प्रीति पलंग पर लेटे लेटे सोच रही थी कि कैसी दहशत ने उसके घर को गिरफ्त में लिया हुआ है। 4-5 दिन पहले ही शैलेश ने समझाया भी था। अब तक तो वो सांप कहीं बाहर निकल गया होगा। इतने दिन छिपकर नहीं बैठ सकता। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? आज ही मैंने बकस के नीचे डंडे की सहायता से मरा हुआ चूहा निकाला है। मरे हुए चूहे तो अपने यहाँ पहले भी निकले हैं, लेकिन इस चूहे की दशा देखी नहीं जा रही थी। प्रीति ने पलंग पर पड़े पड़े सोचा, उन लोगों की हालत भी तो चूहों जैसी हो गई है। अपने घर में डरे सहमे पिंजरे में कैद चूहे जैसे, जो हर आहट पर अपने भयभीत विस्फारित नेत्रों से इधर उधर देखता रहता है। आखिर कब तक यह ऐसी हालत रहेगी? ये जीना भी कोई जीना है? डर की परछाई तले सहमे सहमे सांस लेना? कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। कल वो अपनी मम्मी से इस समस्या पर ज़रूर बात करेगी।
सोचते हुए वो निश्चिंत हो सोने की कोशिश करने लगी। मम्मी तो पूरी बात सुनकर सन्न रह गईं। तू इतने दिनों से इतनी भयंकर परिस्थिति में जी रही है और मुझे बताया भी नहीं। मम्मी, इस समस्या का कोई हल भी तो नहीं है। मलय की बात बीच में है। हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। आज मलय के स्कूल से वापस आने तक कुछ ना कुछ हल ढूंढना ही होगा। मम्मी उसे अपने साथ रिक्शे में बैठाकर शहर के बाहर बनी सपेरों की बस्ती में ले गई। एक सपेरे को उन्होंने बताया, हमारे घर में से सांप निकालना है। उसे संक्षेप में बात बता दी गई। सपेरे ने बीच के कमरे में एक कटोरे में दूध रखवाया। वह बीन बजाने लगा। थोड़ी देर में सांप झूमता हुआ बाहर निकल आया। वह कटोरे पर फन मारने लगा। उस सांप को देखते सपेरा हंस उठा। आप लोग इससे डर रहे हो, इसमें तो जहर ही नहीं होता। उसने एक झटके से सांप की पूंछ पकड़कर उसे जोर से घुमा दिया। यह सांप तो जहरीला हो ही नहीं सकता। ये तो खुद आदमी को देखकर डर कर भागता है। इसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ, कहकर उसने अपने थैले में सांप को डाल दिया। मलय की आंखों में शांति थी। अब वो निश्चिंत था। सपेरा रुपए मिलने से खुश खुश चला गया। प्रीति विस्मित सी सोचती रह गई कि तो क्या वो डर, वो सहमना, रातों की नींद उड़ जाना एक भ्रम से पैदा डर था? कोई ठग जंगली जड़ी बूटियों की थोड़ी सी जानकारी से तांत्रिक बनकर ठगता रहा। उन दोनों को मलय की बीमारी ने इतना अशक्त बना दिया था जो उस ठग की बातों में आ गए। उसके बाद वे हर रात चैन की नींद सोने लगे। ये तो मम्मी ने कई माह बाद बताया कि सपेरा जो सांप पकड़ कर ले गया था, उसने बीन बजाने की व दूध का कटोरा रखने का तो अभिनय किया था। बीन सुनकर भला बहरे सांप कहीं बाहर आते हैं? और सांप भी भला दूध पीते हैं? शायद ये इत्तेफाक हो कि भूखा सांप अपने शिकार के लिए सामान के पीछे से निकला हो। अभी आप सुन रहे थे अंधविश्वास के फेर में पड़कर साधु और तांत्रिक रूपी ठग से पीड़ित एक परिवार की कहानी। लेखिका थी नीलम कुलश्रेष्ठ जी। ये कहानी हमें जागरूक करती है उन ठगों चोरों से जो साधु सन्यासियों के वेश में घूमते रहते हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।